नमस्कार। स्वागत है आपका शंकर आईएएस एकेडमी दिल्ली ब्रांच में। इट इज़ एन एंड टू एंड सोल्यूशन टू ऑल योर एकेडमिक नीड्स। इस मॉड्यूल में हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं, प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स को भी डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ, विच इज़ रिलेटेड टू दिस टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स। प्री स्टॉर्मिंग अभी सितंबर में आने वाला है। आप प्लीज़ इसमें एडमिशन ले लें, क्योंकि इसकी सबसे खास बात यह है कि सबसे पहले ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आपको साथ में ही एक एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिल जाती है, और इसके साथ साथ आप अपना जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज कर सकते हैं, सोल्यूशन देख सकते हैं। ये सब आपको प्रोवाइड हो रहा है इस टेस्ट सीरीज में। तो प्लीज़ आप एडमिशन्स ले लें, सितंबर में चालू हो रही है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि सी सैट के जो बैच हैं वो 1 तारीख से चालू हो रहे हैं, 1 सितंबर से। तो आप उसमें भी एडमिशन ले लें। इट इज़ बाय स्वामीनाथन सर। ही हैज़ 23 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड ही इज़ द बेस्ट फैकल्टी। तो आप प्लीज़ उनका क्लास में एडमिशन ले लें। तो विद दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आपको अगर हमारे ये जो मॉड्यूल है, वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डू दिस। एंड हमें भी, ताकि मनोबल बना रहेगा, हम भी ऐसे और मॉड्यूल्स आपके लिए ला पाएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे और आपको भी मोटिवेट करते रहेंगे। तो चलिए आज के जो टॉपिक्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है अमेरिकन स्वाइन फ्लू को रिलेटेड। ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और स्पीशीज को कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, क्या है, तो इस मामले में हम थोड़ा सा बात करेंगे। दूसरा टॉपिक अगर हम देखें तो इज रिलेटेड टू क्लाउड सीडिंग। साइंस एंड टेक का ये बहुत ही मेजर टॉपिक है। अगर हम ध्यान दें तो न्यू दिल्ली में भी कुछ मंथ्स एंड इयर्स बैक इसके ऊपर चर्चा हो रही थी, एयर पोल्यूशन को कॉम्बैक्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर आर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा टॉपिक फॉर द डे अगर देखें तो इज रिलेटेड टू रिटेल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने हद तक बढ़ते हुए दिख रहा है और इसकी क्या क्या कारणें हैं, इसको लेकर के क्या गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, तो इस पे भी हम थोड़ा बात करेंगे। फोर्थ टॉपिक ऑफ द डे अगर हम देखें तो फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेकर के अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरीके से जो पहला फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये अमेंडमेंट बिल है, किस तरीके से वो इनफेक्टिव है एंड अमेंडमेंट की क्यों ज़रूरत है। हर मॉड्यूल के लास्ट में, जैसे हम लोग हर मॉड्यूल के लास्ट में डिस्कस करते हैं फोकस रिलेटेड टॉपिक्स, तो उसको भी लेकर के बात करेंगे, ताकि आपका जो यूपीएससी प्रिपरेशन है वो पूरे कंसाइज वे में और पूरा 360 वे में वो हो जाए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम बात करने वाले इज रिलेटेड टू अ स्पीशी जो ऐसे दिखते हैं। इनका नाम है बैबी रूसा। बैबी रूसा बहुत ही क्रूशियल, इसको हम लोग डियर पिग भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़े पिग की तरह और साथ साथ में डियर की तरह भी दिखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बैबी रूसा का देखें तो इट दे हैव दिस साइंटिफिक नेम बैबी रोसा। ओके। अगर इनका कॉमन नेम जैसे मैंने आपको बताया कि इस डियर पिग। डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इंडोनेशियन आइलैंड्स जैसे सालुवेसी, तोगियन, सुला एंड बुरू जैसे आइलैंड पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इंडोनेशिया के नेटिव एनिमल्स हैं। फीचर्स अगर हम देखें तो द मेल अपर कैनिन्स ग्रो थ्रू द स्नॉट एंड कर्व बैकवर्ड में रीच 40 सेंटीमीटर्स। ये जो बात हो रही है ये इनके टस्क की हो रही है। ठीक है, डियर लाइक बॉडी है इनका, लॉन्ग लेग्स एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम टिपिकल वाइल्ड पिग्स। जो जंगली पिग होते हैं उनसे ये डिस्टिंग्विश इसीलिए दिखते हैं क्योंकि इनमें एक लंबाई देखने को मिलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है डियर के। वीक स्नॉट देखें तो दे हैव स्ट्रॉन्ग रोस्ट्रल बोन ऑफ अदर पिग्स, सो दे मेनली फोरेज फॉर फॉलन फ्रूट्स, नट्स एंड लीव्स। अगर इनका डाइटरी देखे जाए कैन बी दिस, दे आर ग्रेट स्विमर्स। चूंकि ये लोग आइलैंड में रहते हैं तो उस वजह से दे कैन यूज द वाटरवेज टू बी कनेक्टेड बिटवीन वन आइलैंड टू अनदर, इसीलिए ये वहाँ के नेटिव हैं और बहुत ही अच्छे स्विमर्स हैं। डाइटरी अगर देखा जाए तो दे हैव फ्रूट्स, लीव्स, नट्स एंड अदर प्लांट मैटर्स, जो कि ज्यादा ऊंचाई में नहीं है। ठीक है, हम ये भी देख सकते हैं। अब देखते ये है नेक्स्ट पॉइंट जो इस पूरे
मॉड्यूल का है, इस पूरे टॉपिक का है कि कितने अलग अलग प्रकार के स्पीशीज हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहला स्पीशीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इज नॉर्थ सुलेवेसी बैबीरूसा। इसका साइंटिफिक ये नेम है। दे आर मेनली हेयरलेस ग्रे रिंकल्ड स्किन। आप देख सकते हैं इस फोटो में, दे आर हेयरलेस, दे आर ग्रे इन कलर मोस्टली एंड दे हैव रिंकल्ड स्किन। लॉन्ग स्विंगिंग अपर टस्क, अगर आप देखें तो लॉन्ग स्विंगिंग अपर टस्क है, emerging through the snout, found mainly in Sulawesi वैसी नियर बाय आइलैंड्स। ये इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, जैसा हमने इंट्रो में भी देखा। तो उसमें ये लोग नेटिवली रहते हैं। दे हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉर्थ सुलेवेसी की जहां हम बात कर रहे हैं, मेन कॉमन स्पीशीज अगर देखा जाए तो इन जू कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, मोस्ट कॉमन स्पीशीज इन जू कंजर्वेशन प्रोग्राम। ये जो स्पीशीज है इसको कंजर्व करने की बहुत ही ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। एंड अभी ये जो स्वाइन फ्लू है, ये भी कितने हद तक इनके पॉपुलेशन को घटाने में बहुत ही बड़ा हाथ रखता है। ठीक है, दूसरा स्पीशीज की अगर हम बात करें तो बुरु बैबीरूसा के बारे में बात करते हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर आइलैंड इन इंडोनेशिया। हैरी गोल्डन कोट, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फोटो। देर आर सम गोल्डन कोट ऑफ हेयर दैट दे हैव। ठीक है, एंड लॉन्ग ब्राउनिश फर। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो भी मैं बता रही हूँ आप प्लीज उसे एसोसिएट कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट ऑफ द लिविंग स्पीशीज, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। ये प्रीलिम्स में एज अ स्टेटमेंट आ सकता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। हैज अ टर्फ ऑफ हेयर एट द टेल टिप, टेल के टिप पे भी दे हैव दिस हेयर, ओके लाइक दिस। फाउंड इन बुरु, मैंगोले एंड टैलेबू। तो ये रीजन्स हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आगे अगर हम देखें तो तोगियन बैबीरूसा के बारे में बात करें तो तोगियन इज ऑल्सो द नेम ऑफ द प्लेस। यू कैन सी दिस तोगियन आइलैंड। दे आर शॉर्टर थिनर अपर टस्क दैट कर्व्स इनवर्ड। आप फोटो में देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका जो टस्क है वो इनवर्ड तरीके से ग्रो हो रहा है। एंड लार्जेस्ट लिविंग स्पीशीज, प्लीज रिमेंबर दिस, दिस वॉज बुरु वॉज द स्मॉलेस्ट ऑफ द लिविंग ऑफ द स्पीशीज एंड इसका लार्जेस्ट अगर देखें तो तोगियन बैबीरूसा देख सकते हैं। ठीक है, दे आर डार्क स्लाइटली हेरी कोटेड। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। नाउ देर इज वन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी अनदर कैटेगरी ऑफ दिस स्पीशीज, बोला बाटू बैबीरोसा। दे आर एक्चुअली एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इसीलिए कोई फोटो या कोई इमेज आपको प्रोवाइडेड नहीं है, बिकॉज दे आर एक्सटिंक्ट। इनके प्रेजेंस का हमें पता भी चलता है बिकॉज ऑफ सब फॉसिल स्कल्स एंड टीथ्स के द्वारा। फाउंड इन साउथ वेस्टर्न सुलेवेसी। ओके, ह्यूमन हंटिंग प्रेशर में हैव, दिस इज वन ऑफ द मेनी मेनी थ्योरीज कि क्यों इनका एक्सटिंक्शन हो गया, वाई आर दे एक्सटिंक्ट नाउ। ठीक है, तो ह्यूमन हंटिंग के वजह से हो सकता है कि ये एक्सटिंक्ट हुए हों। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जिस कैटेगरी के बारे में हमने पढ़ा था, नॉर्थ सुलेवेसी बैबीरूसा, तो इनका जो स्टेटस है दे आर वल्नरेबल। ठीक है, दे आर वल्नरेबल, पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू द हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग। लोकल पॉपुलेशन और नेटिव पॉपुलेशन का जो कल्चरल हैबिट होता है ऑफ हंटिंग, उस वजह से ये जो स्पीशीज है इन पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके हैबिटेट लॉस की वजह से भी दे आर लूजिंग देयर पॉपुलेशन, दे आर लूजिंग एंड दे आर डिक्लाइनिंग। दे आर देयर आर कंसर्न दैट इट इज इट्स स्टेटस में रिक्वायर रीअसेसमेंट। इनको कंजर्व करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग तोगियोन की बात करें तो दे आर एंडेंजर्ड एंड इनका मेन जो थ्रेटन्ड है इज एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव जियोग्राफिकल रेंज, ओके, एंड स्मॉल वाइल्ड पॉपुलेशन। इनका पॉपुलेशन पहले से ही इतना कम है कि इस वजह से भी इस स्पीशीज को एंडेंजर्ड बताया जा रहा है। बुरु और हैरी बेबीरूसा की अगर बात करें तो दे आर अगेन वल्नरेबल।
And major threat includes hunting and habitat loss on its limited island range. भले ही दे लिव इन आइलैंड एंड दे आर द नेटिव ऑफ इट, देयर पॉपुलेशन आर डिक्लाइनिंग, ये हमें बहुत ही क्लियरली देखने को मिलता है। अब हम लोग मेजर मुद्दे पे आते हैं जो इस मॉड्यूल से रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू स्वाइन फीवर। अमेरिकन स्वाइन फीवर के वजह से दे आर वेरी हाईली कंटेजियस। इस फीवर के दौरान ASF इज अ हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज अफेक्टिंग डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स। ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर देते हैं वाइल्ड पिग्स को, डोमेस्टिक पिग्स को, तो इसीलिए इनको बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। कॉज बाय दिस फीवर वायरस, a large DNA virus of the family is as Viroidae. ओके, मोटिलिटी अगर देखें तो 100% इन सीवियर आउटब्रेक्स, अगर ये बहुत ही सीवियर वे में आउटब्रेक कर गया तो 100% डेथ्स होने की चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है। नॉट ए जोनोटिक डिजीज, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये जो डिजीज है इट इज नॉट जोनोटिक, यानी कि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर इसके हम कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पिग्स के अंदर हमें हाई फीवर और बहुत ही ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलती है जब वो इन्फेक्टेड होते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाना बंद कर देते हैं, और उनका जो वेट है वो बहुत ही तेजी से लॉस होने लगता है, बहुत कम होने लगता है। उनका स्किन रेडिश हो जाता है, और बेसिकली उनका ईयर्स, एब्डोमेन और लेग्स ये सब रेडिश हो जाता है थोड़ा सा। दे हैव दिस एलर्जिक रिएक्शन। वॉमिटिंग और डायरिया भी देखने को मिलता है एज द सिम्टम्स, एंड अगर सिवियर केस है तो डेथ विद इन डेज। कुछ ही दिनों में मृत्यु हो जाती है ऐसे ऐसे एनिमल्स की। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस स्वाइन फीवर, और कितने हद तक ये इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन, ट्रांजिशन की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जूनोटिक नहीं है, तो ये एनिमल से ह्यूमन में तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम लोग देखें कि एनिमल में कैसे ट्रांसफर हो जाता है, तो पहली बात तो डायरेक्ट कांटेक्ट, बॉडीली फ्लूइड्स के आदान प्रदान के वजह से इन्फेक्शन पिग्स में बढ़ सकता है। कंटामिनेटेड फूड के वजह से भी बहुत ही मेजर रीजन हो सकता है ट्रांसमिशन का। स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड व्हीकल्स, क्लोथिंग, फुटवेयर एंड फार्म इक्विपमेंट्स। कंटामिनेटेड डर्टी फार्म इक्विपमेंट्स के वजह से भी ये सब एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। और टिक्स की अगर बात करें तो स्मॉल टिक्स ऑफ दिस जीन कैन एक्ट एज अ रिजर्वॉयर एंड अ वेक्टर। तो टिक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन का एक माध्यम है। ठीक है, तो हम देख लिए कि किस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसी पे अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, विच इज रिलेटेड टू ऑब्वियसली अफ्रीकन स्वाइन फीवर। पहला स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय DNA वायरस बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ दिस वायरस। सो यस, हमने ये पढ़ा है। इट इज अ zoonotic disease that can be transmitted from the pigs to the humans. So yes, this is also correct. This is not correct. I'm sorry. This is not correct. ये zoonotic disease नहीं है, ये ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वायरस कैन स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड पोर्क प्रोडक्ट्स, फार्म इक्विपमेंट्स एंड क्लोथिंग। सो यस, कंटामिनेटेड अगर कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ किया गया है उन एनिमल्स के ऊपर, तो वो बहुत ही आसानी से इन्फेक्शियस हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और जिस वजह से उनकी बहुत ही सीवियर केसेस में उनकी मौत भी हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हुआ गाइस? इसका आंसर हुआ 1 एंड 3। नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे अगर हम बात करें तो इज रिलेटेड टू क्लाउड सीडिंग। कजाकिस्तान अभी रिसेंटली क्लाउड सीडिंग प्रैक्टिस कर रहा है, एंड ये क्यों हो रहा है इस मामले में हम थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, इट इज मेजरली रिलेटेड टू कि कजाकिस्तान में दे आर एक्सपीरियंसिंग हाई ड्राउट्स, सीवियर ड्रॉट्स एंड वाटर शॉर्टेज, वाटर स्कैसिटी। ये देखने को मिल रही है कि पानी का जो सोर्स है वो बहुत ही कम होते हुए दिख रहा है। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कि मेजरली ये जो वाटर शॉर्टेज और ड्रॉट जैसे सिचुएशंस देखने को मेजरली हमें देखने को मिलते हैं इस रीजन में। ये रीजन इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतना क्लाउड सीडिंग की जा रही, क्योंकि ये बहुत ही मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन का। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया है, और इसमें सूखा यानी कि ड्रॉट आ रहा है, पानी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, इसीलिए कजाकिस्तान इज एक्चुअली डूइंग दिस क्लाउड सीडिंग।
अब क्लाउड सीडिंग के साथ साथ हम ये भी जान सकते हैं कि हम ये बात पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि इट इज सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ क्लाउड सीडिंग इज बीइंग यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में पहली बार इस प्रैक्टिस को की जा रही है क्लाउड सीडिंग। बट अगर हम लोग एक चीज और गौर करें तो ये जो इनिशिएटिव है, इसका जो टेक्निकल कोऑपरेशन है इज बिटवीन कजाकिस्तान एंड यूएई, जिसने एक्चुअली में ऐसे वेदर मॉडिफिकेशन जैसे फेनोमेनाज एंड प्रोसेसेस को किया है इन अ वेरी एक्सटेंसिव वे। तो हम ये चीज देख सकते हैं कि जो कोऑपरेशन है ये एक्चुअली में कजाकिस्तान को क्लाउड सीडिंग करने के लिए मजबूर तो नहीं बोलेंगे बट हैज गिवन इट अ पुश, ताकि वो इस चीज को इनिशिएट कर सके। ये मैप है कजाकिस्तान का, आप देख सकते हैं, इट इज सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग बेसिकली एक फेनोमेना है इन विच वॉट वेदर मॉडिफिकेशन होता है। इसमें क्लाउड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, यू कैन सी दे डोंट क्रिएट क्लाउड फ्रॉम स्क्रैच। इसमें पहले से क्लाउड मौजूद रहते हैं, यू जस्ट हैव टू क्रिएट प्रोवाइड विथ सम ऑफ द पार्टिकल्स जो कि इसका जो प्रेसिपिटेशन रेट है उसको बढ़ा सके। तो बेसिकली एग्जिस्टिंग क्लाउड्स है, वेदर मॉडिफिकेशन है, ठीक है, और ये एनहांस करने के लिए, प्रेसिपिटेशन एनहांस करने के लिए है। आगे अगर हम लोग देखें तो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस सच एज सोडियम क्लोराइड, हमने स्कूल में पढ़ा था कि सॉल्ट का जो केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, तो वो भी यूज हो सकता है इसमें। तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जैसे वी कैन यूज दी सब्सटेंस टू एक्चुअली, इसको हम जैसे क्लाउड, जहाँ जिस क्षेत्र में क्लाउड बहुत ज़्यादा तादाद में है वहाँ पे स्प्रिंकल हो जाता है ये, और वहाँ पे दे क्रिएट रेन लाइक सिचुएशंस। ठीक है, दिस पार्टिकल्स एक्ट एज अ क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड। ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और ये प्रीलिम्स के लिए एक स्टेटमेंट की तरह आपके सामने आ सकता है, तो इस पे प्लीज गौर करें कि क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह काम करता है ये पार्टिकल्स, जो कि विच एनकरेजेस वाटर ड्रॉपलेट्स टू ग्रो। अब ऐसे भी क्लाउड्स होते हैं जिनमें वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं होते, तो ये पार्टिकल्स बेसिकली इंश्योर करते हैं कि उन क्लाउड्स के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स डेवलप हो जाए एंड इवेंचुअली फॉल एज प्रेसिपिटेशन, और बारिश जैसी संभावना है और बारिश उस क्षेत्र में पड़े। तो ये पूरा इसके इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, इसके पीछे इसका साइंस है। ओके, हाउ डज इट वर्क, जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया, बट लेट्स सी। देर इज सुटेबल क्लाउड, हम देखते हैं कि देर इज सम क्लाउड्स इन द स्काई, सीडिंग पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस। उन्हीं क्लाउड्स में जो सीडिंग पार्टिकल्स है उनको इंट्रोड्यूस यानी डाला जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है, अलग अलग मेथड भी है, दीज आर मेथड, इसके बारे में बात करेंगे। एंड उसके वजह से वाटर ड्रॉपलेट या फिर आइस फॉर्म हो जाता है। वॉट आइस फॉर्म होने के वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बढ़ जाता है, ग्रो हो जाता है। ओके, एंड लार्ज ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाते हैं जिसके वजह से रेनफॉल हो जाता है। सो दिस इज द होल हाउ इट वर्क्स, दिस इज द होल टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। अगर हम देखें कि सीडिंग बेसिकली हम डालते कैसे, इंड्यूस कैसे करते हैं क्लाउड्स के बीच में, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। या तो प्लेन या एयरक्राफ्ट से ऊपर लेके जा करके देन वी स्प्रिंकल अमंग द क्लाउड, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका रॉकेट का है। ओके, और तीसरा तरीका है कि डायरेक्ट स्प्रेइंग ऑफ सेलाइन सोल्यूशन इनटू द स्काई, नीचे से ही यू जस्ट स्प्रिंकल इट। तो ये सब अलग अलग मेथड है जिसकी वजह से क्लाउड सीडिंग काम करता है। ठीक है, अगर हम अब डिफरेंस देखें तो हाइग्रोस्कोपिक और ग्लेशियोजेनिक सीडिंग को लेकर के जो अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका मेजर डिफरेंस यही है कि हाइग्रोस्कोपिक जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है, और जो ग्लेशियोजेनिक है ये आइस फॉर्म करता है। इसके बारे में देखते हैं। ओके, वाटर अट्रैक्टिंग पार्टिकल्स सच एज सॉल्ट मेनली प्रमोट्स ग्रोइंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। इसका मेन मेजर जो हाइग्रोस्कोपिक है, इनका मेजर जो गोल है, तो एम है, वो है वाटर ड्रॉपलेट्स को बनाना। ओके, टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स इनसाइड द क्लाउड। लेकिन वही अगर हम लोग ग्लेशियोजेनिक की सीडिंग की बात करें तो दे प्रोवाइड विथ सिल्वर आयोडाइड टू प्रमोट आइस क्रिस्टल्स, प्लीज रिमेंबर आइस क्रिस्टल्स फॉर्मेशन इन सुटेबल सुपर
कूल्ड क्लाउड, यानी कि क्लाउड सेम है, सीडिंग अलग अलग है, जिसके आउटकम भी अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग मेजर लिमिटेशन इस चीज का देखें तो क्लाउड सीडिंग एज अ टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, और इनके जो सक्सेस रेट है वो भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। यही मेजर लिमिटेशंस अगर हम देखें तो प्री एग्जिस्टिंग सूटेबल क्लाउड्स को इंड्यूस कर तो दिया जाता है, देयर फॉर इट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूसिंग रेनफॉल इन अ क्लियर स्काई। अगर सबसे पहला बात कॉस्टली हैं, ये सब तो है रीजन, साथ साथ में अगर यू डोंट हैव क्लाउड्स और क्लाउडलेस स्काई है, क्लाउड्स है ही नहीं स्काई में, तो यू कैन नॉट यूज दिस पार्टिकल्स। इसमें प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड का बहुत ही मेजर रोल है। तो एक ये लिमिटेशन मेजरली अगर देखने को मिलता है हमें। इफेक्टिवनेस अगर देखें तो स्टडीज क्राइड दैट द रिपोर्ट सजेस्ट प्रेसिपिटेशन एनहांस में बी अराउंड 15 to 20% अंडर फेवरेबल कंडीशंस। सिर्फ 15 से 20% ही ये गारंटी देते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगा। बाकी अगर फेवरेबल कंडीशन मिल गया तो तब भी देर इज दिस मच लेस परसेंटेज। ओके, बट द रिजल्ट्स आर हाईली वेरिएबल। जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट सर्टन नहीं है। ठीक है, cloud seeding is generally intended to have a local and a short-lived effect. ये लॉन्ग टर्म के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्टिवनेस उसका कम है, एंड इट इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और लॉन्ग टर्म वाटर मैनेजमेंट। बेसिकली यही कहना इस पूरे पॉइंट में यही चीज़ है कि जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो इश्यूज बताई जा रही हैं, जो दिक्कतें समझ में आ रही हैं, उस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। हम लोग क्लाइमेट चेंज को इस चीज से टैकल नहीं कर सकते। वी नीड प्रॉपर मेजर्स। क्लाउड सीडिंग इज जस्ट अ टेम्पररी सोल्यूशन। ओके, व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट फॉर सेंट्रल एशिया? सेंट्रल एशिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले सेंट्रल एशिया में हमें वाटर स्कैसिटी बहुत ही हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है, और वाटर वार्मिंग की वजह से भी द रीजन इज रिपोर्टेडली वार्मिंग एट अबाउट ट्वाइस द ग्लोबल एवरेज। हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो बहुत ही बैड सिचुएशन में है रिलेटिंग वार्मिंग अप ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, तो इसमें से सेंट्रल एशिया भी इनमें से एक है। कजाकिस्तान डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वाटर इंटेंसिव क्रॉप जो है उन पे जो इनका इतना निर्भरता है, इस वजह से कजाकिस्तान बहुत ही ज्यादा अलर्ट एरिया में आ जाता है। ओके, इसके कुछ जो अगर हम लोग देखें तो इस वजह से मैंने आपको बताया वल्नरेबल टू ड्रॉट एंड वाटर स्कार्सिटी। क्लाउड सीडिंग इज देयरफॉर बीइंग एक्सप्लोर्ड एज अ सप्लीमेंट्री ड्रॉट मैनेजमेंट टूल। हम ये जानते हैं कि क्लाउड जो सीडिंग है इट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, बट एट द सेम टाइम जो अभी ड्रॉट लाइक सिचुएशंस कजाकिस्तान में हुए हैं उसको टैकल करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे टू डू। ओके, नाउ इफ वी सी द कंसर्न्स एंड लिमिटेशंस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो देर इज़ अ साइंटिफिक अनसर्टेनिटी। पूरा दिस इज़ नॉट अ प्रूवन प्रोसेस, इसमें बहुत ही सारे लूप होल्स हैं। ओके, साइंटिफिक अनसर्टेनिटी यानी कि बहुत ही कम चांसेस है इनके सक्सेस रेट का। ठीक है, अगर हम देखें तो कॉस्ट ही बहुत ही ज़्यादा है, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ये पूरा टेक्नोलॉजी तो हम देख सकते हैं इस ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्लाउड डिपेंडेंसी, अगर पूरा स्काई में क्लाउड नहीं है तो ये पूरा जो फेनोमेना है, जो प्रोसेस है, वो कोलैप्स करते हुए दिखता है। ओके, वाटर एलोकेशन कंसर्न्स देखें तो आर्टिफिशियल एनहांसमेंट ऑफ रेनफॉल राइजेस क्वेश्चंस अबाउट पॉसिबल इफेक्ट ऑन नेबरिंग रीजन्स एंड ट्रांस बॉर्डर वाटर सप्लाई। वाटर एलोकेशंस ऐसा भी हो सकता है कि क्लाउड्स बन के उड़ के कोई और क्षेत्र में जाके बारिश गिरा दें, या फिर दे हैव दिस वाटर प्रॉपर थिंग एंड वाटर शेयरिंग के वजह से देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। तो वो भी देखने को मिलता है कि वाटर शेयरिंग को लेकर के भी, वाटर एलोकेशन को लेकर के कितना ज़्यादा इश्यूज भी एक लिमिटेशंस में से एक है। एंड इट कैन नॉट रिप्लेस ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, इरीगेशन एफिशिएंसी, वाटर शेड कंजर्वेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस एग्रीकल्चर। हम देख सकते हैं कि दिस इज अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। ओके, इंटरनेशनल डायमेंशंस अगर हम देखें तो क्लाउड सीडिंग
has been practiced by several dozen countries for purpose. बहुत सारे कंट्रीज ने इसको प्रैक्टिस किया है, उसमें से इंडिया भी एक है, जिसने बेसिकली क्लाउड सीडिंग इस वजह से की थी फॉर द न्यू दिल्ली, फॉर टू टैकल एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए वाटर सीडिंग की गई थी, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गई। हम ये चीज़ देख सकते हैं, द अनसर्टिनिटी ऑफ क्लाउड सीडिंग इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल व्हेन इट कम्स टू न्यू दिल्ली। ये सब भी अलग अलग रीजंस हैं कि जिसके वजह से क्यों क्लाउड सीडिंग की जाती है। और अगर हम लोग वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फर्दर साइंटिफिक रिसर्च इसको प्रमोट कर रहे हैं, ओके, वाइल अनसर्टिनिटी सराउंडिंग इफेक्टिवनेस। जो अनसर्टिनिटी और जो इनफेक्टिवनेस है उनको टैकल करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज हम देख सकते हैं, इज द इंटरनेशनल ट्रेंड, इंटरनेशनल डायमेंशंस। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस होल टॉपिक। इस टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इट्स रिलेटेड टू द टॉपिक। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो क्लाउड सीडिंग कैन क्रिएट क्लाउड्स इवन इन द एब्सेंस ऑफ नेचुरल अकरिंग क्लाउड्स। वी नो दिस कि क्लाउड सीडिंग ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड, नॉट इन द एब्सेंस ऑफ इट। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो हाइक्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग commonly used substances such as sodium chloride and potassium chloride. Yes, जो बाकी सिल्वर आयोडाइड हो गया ये यूज होता है आइस फॉर्मेशन के लिए, ओके, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट हियर, तो ये करेक्ट है। क्लाउड सीडिंग is primarily a weather modification technique and is not by itself a substitute of long-term drought and water resource management. So yes, it is also correct. So I think our answer should be 2 and 3 यानी कि B। आगे अगर हम बात करें तो हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पॉइंट की, एंड ये आज के पेपर में भी है। तो हम ये जान सकते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन हिट 19 मंथ्स हाई। हम ये देख सकते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। इसका सबसे डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा ऑन द कंज्यूमर्स, एंड उन्हीं के बेसिस पे वी कैलकुलेट दिस, ओके। तो ये सब बात सब हम इन अपकमिंग स्लाइड्स में करेंगे, बट अगर इसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग देख लें तो इसमें 4.45% की बढ़ोतरी देखी गई है अगर जुलाई 2026 की बात करें तो, ठीक है। ड्रिवन बाय फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के वजह से, उनके फ्लक्चुएशन के बड़े वजह से व्यू ऑफ द इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं रिटेल में, ओके। सीपीआई, कंज्यूमर परचेजर इंडेक्स, प्रोड्यूसर इंडेक्स, आई एम सॉरी, डेटा के हिसाब से, सीपीआई डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2024 में जो बेस ईयर है उसको चेंज किया गया था और सेक्टर वाइज रीडिंग देखी जा रही है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि इस पूरे जो आर्टिकल है इस बेसिस पे रिटेल का जो रिटेल इन्फ्लेशन है इस पे हम लोग थोड़ा देखेंगे और इन डिटेल। व्हाट इज एन इन्फ्लेशन? सबसे पहले इन्फ्लेशन होता क्या है? जब भी किसी प्रोडक्ट, गुड एंड सर्विस की जो प्राइस है वो बढ़ते हुए दिखती है, द सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं, ओके। इम्पैक्ट अगर देखें तो यूजुअली जो इस पूरे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है वो ये होता है कि जो परचेजिंग पावर है वो कम होते हुए दिखती चली जाती है, सैचुरेट होते हुए दिखती चली जाती है, ठीक है। तो परचेजिंग पावर घटती चली जाती है, और जो सेवर्स और फिक्स्ड इनकम वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सेविंग और फिक्स्ड इनकम, दे हैव अ फिक्स्ड इनकम एज एज द नेम सजेस्ट, एंड इस वजह से वो ज़्यादा इन्फ्लेशन को के जगह पे दे हैव टू हैव अ कॉम्प्रोमाइज व्हेन इट कम्स टू बाइंग स्टफ। तो इसीलिए हमने ये भी देखा कि परचेजिंग पावर घटते हुए दिखता है और जो सेविंग और फिक्स्ड इनकम वाले लोग हैं उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। हेडलाइन अगर देखें तो ऑल टर्म्स सीपीआई इंक्लूड्स वॉलेटाइल फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस वॉलेटिलिटी की वजह से ही मेजरली ये एक रीजन है। और अगर देखा जाए तो अगेन फूड एंड फ्यूल टू रिवील अंडरलाइन डिमांड प्रेशर। प्रेशर बेसिकली डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है।
आरबीआई का टारगेट, ये जो अभी बढ़ोतरी है 4.45% जो हम देख रहे हैं, आरबीआई ने हम हर साल आरबीआई हैज अ टारगेट, एंड हम देख सकते हैं कि ये जो राइज इन द इन्फ्लेशन है इट इज नॉट मच ऑफ ए कंसर्निंग, बट अगर ये जो टारगेट है आरबीआई का उसको क्रॉस कर जाता है देन इट गेट्स अ बिट कंसर्निंग, जो कि कर ही गया, क्योंकि 4% का एक टारगेट बनाया था आरबीआई ने, एंड उस टारगेट को क्रॉस करके 4.45% अब हो गया है। एक टॉलरेंस बैंड तो हमेशा होता ही है इन द टारगेट, एंड देर इज +and -2%, एंड हम देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे करके ये जो टारगेट है इसको क्रॉस करते जा रहा है इन्फ्लेशन, तो ये थोड़ा कंसर्निंग है हमारे लिए। रिव्यू अगर देखा जाए तो फ्रेमवर्क रिव्यूड एवरी 5 years अंडर आरबीआई एक्ट 1935। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया मेजरिंग रिटेल इन्फ्लेशन। अब इंडिया इसको मेजर कैसे करता है तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सॉरी फॉर माय दिस थिंग, इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड विथ रूरल एंड अर्बन इंडिया। रूरल और अर्बन इंडिया का जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जब कंज्यूम करते हैं तो उस चीज पे हम देख सकते हैं दिस इंडेक्स इज एक्चुअली हाउ वी कैलकुलेट द रिटेल इन्फ्लेशन, ओके। बट अगर पब्लिशर देखा जाए तो स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस इसको करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मंथली इन द ऑन द 12th, तो हम ये चीज देख सकते हैं कि देर इज स्टेटिस्टिक्स ऑफिस और वो इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करता है, एंड इस हिसाब से हम जान सकते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन बेसिकली कितने हद तक है अभी। बास्केट अगर हम लोग देखें तो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कंज्यूमर का सर्वे है उनके ऊपर भी दिस इज अ क्राइटेरिया। कवरेज अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि रूरल अर्बन कंबाइंड सीपीआई सीरीज रिलीज टुगेदर, तो हम ये देख सकते हैं कि इसके मेन कवरेज कौन कौन से हैं। यूज अगर हम देखें तो आरबीआई नॉमिनल आर्क फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग सिंस 2016 इज द यूज, एंड अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें होलसेल प्राइस इंडेक्स से तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज बेसिकली रिलेटेड टू डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, और ये चीज जो लागू होता है जो स्पेंडिंग ऑफ एंड अर्निंग ऑफ कंज्यूमर है इसके बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है। वहीं पे अगर हम होलसेल प्रोड्यूसर प्राइस की अगर हम बात करें तो इट इज एक्चुअली ट्रैक्स रिटेल प्राइसेस, ओके, देयर इज अ डिफरेंस, ओके। WPI actually tracks wholesale producer price. ठीक है? Is this clear? I hope it's clear. Okay. If it's not, please tell me in the comments. CPI बेस ईयर एंड ब्रैकेट, अभी 2024 में इसका जो बेस ईयर है उसको चेंज कर दिया गया, ओके। सॉरी, इसका बेस ईयर अभी रिसेंटली चेंज करके 2024 कर दिया गया, पहले इट वाज 2012, ओके। फुल फॉर्म हम जानते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ट्रैक्स रिटेल लेवल प्राइस मूवमेंट। प्राइस मूवमेंट क्या है रिटेल का, जैसे रिटेल इज बेसिकली थिंग्स दैट वी बाय ऑन अ शॉप, हम जाते हैं शॉप में हम खरीदते हैं, इट्स रिटेल प्राइस, है ना। सो रिटेल इज बेसिकली दैट, एंड उस हिसाब से कितना ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। बैक सीरीज की अगर बात करें तो इंडेक्स इंटेटेड बैक इन अगस्त 2021, सेक्टर डेटा के हिसाब से बेसिकली फ्रॉम जनवरी 26 ऑनवर्ड, जिसका हम लोग टाइमलाइन भी देखेंगे इन अपकमिंग पीपीटीज में, बट इसके हिसाब से बेसिकली एक सब ग्रुप इन्फ्लेशन अवेलेबिलिटी सेक्शन देखने को मिलता है, ओके। नाउ देयर इज अ सब ग्रुप टॉप बास्केट अगर हम देखें तो फूड्स एंड बेवरेजेस कैरीड 36 वेटेज इन दी सीपीआई बास्केट। अदर वेटेज अगर हम देखें तो हाउसिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी आर एक्चुअली कॉजिंग दिस होल थिंग। तो सीपीआई एंड वी सॉ कि किस क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या इसके सेगमेंट्स हैं जो हमें जानना चाहिए रिलेटेड टू सीपीआई, ओके। नाउ देर इज वन टाइम लाइन विच आई टोल्ड यू बिफोर अबाउट, इज रिलेटेड टू कि हमें पता चलता है कि किस तरीके से रिटेल इन्फ्लेशन का ट्रैजेक्टरी बढ़ा है। सबसे पहले अगर हम लोग दिसंबर 2024 की बात करें तो 5.22% में हमें देखने को मिलता है कि एक डिस इन्फ्लेशन साइकिल देखने को मिलता है, ओके।
अगर हम लोग अक्टूबर 2025 की बात करें तो 0.04% साइकिल ट्रफ एज फूड प्राइस कोलैप्स अक्रॉस द बोर्ड। तो वी कैन सी दिस। जनवरी 26 में जो बेस ईयर है उसको चेंज कर दिया गया फ्रॉम 2012, नाउ इट इज 2024। एंड जुलाई 2026 में देर इज अ 4.4% का 19 मंथ हाई ड्रिवन बाय फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। अभी इतने ज़्यादा वेस्टर्न जो हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स हो रहे हैं, उस वजह से कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही है हमारे प्राइसेस को लेकर के, फ्यूल्स को लेकर के, फूड्स को लेकर के, एक्सपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो उस चीज़ को शायद से ये इंड्यूस्ड उसी चीज़ को लेकर के है। ओके, जुलाई 2026 सेक्टोरियल पिक्चर्स अगर हम देखें तो वी कैन सी दिस कि दैट 4.45% हम जानते हैं कि देर इज अ हाई रिटेल इन्फ्लेशन। 5.20% का जो वेटेज है उसमें से फूड एंड बेवरेजेस में राइज देखने को मिले हैं, उनके प्राइसेस में राइज। एंड 7.70% अगर हम देखें तो रेस्टोरेंट एंड एकोमोडेशन में है। रेस्टोरेंट एंड एकोमोडेशन का ये जो प्राइस राइज का अगर अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो इज एक्चुअली रिलेटेड टू द एलपीजी का जो, सॉरी एलपीजी नहीं, जो गैस सिलेंडर्स को लेकर के जो इतना ज़्यादा क्राइसिस हुआ था उससे रिलेटेड है ये। ओके, एंड व्हाट्स पुशिंग द प्रिंट अप? सबसे पहला रीजन है हाई इन्फ्लेशन का इज द फूड। फूड इज द रीजन। दूसरा रीजन अगर हम देखें तो फ्यूल एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें भी प्राइस में एक हमें शार्प गेन, शार्प राइज देखने को मिलता है। एंड पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर ड्रिवन डबल डिजिट राइज। तो वी कैन सी दैट कि ये सब दिस इज द हाउ सेक्टोरियल पिक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। ड्राइवर्स एंड कंसर्न की अगर हम बात करें तो बेसिकली अनियन एंड गार्लिक है, उन्होंने उनमें यू कैन सी अ फ्रेश प्राइस स्पाइक, यानी कि राइज इन द प्राइसेस। मेजर रीजन major reason for this driving of the high retail inflation is ginger trap। जिंजर प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिलता है और वो मंथ बाय मंथ में यू कैन सी देयर इज अ शार्प इंक्रीज। ओके, तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। डिफ्लेशन केस, पोटैटो एंड टोमेटो का डिफ्लेशन देखने को मिलता है जो कि इस पूरे क्राइसिस को एक कुशनी बेस दे सकता है। ओके, एंड मॉनसून डैमेज, एलिनो की वजह से, मॉनसून की कमी होने की वजह से, एंड हम देख रहे हैं कि जो इतनी बारिश रिसीव होनी चाहिए उतनी हो नहीं रही है। इस वजह से जो प्राइसेस है फूड एंड जो वेजिटेबल्स का वो बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि मॉनसून रिलेटेड बहुत सारे क्रॉप्स हैं जिनके डैमेज के वजह से इनका ये प्रॉब्लम हुआ है एंड ये इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। एडिबल ऑयल्स, एक्सपोर्ट के वजह से और हाई डोमेस्टिक मार्केट्स में भी उनका बहुत ही ज़्यादा रेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक एंड क्योंकि एक्सपोर्ट के वजह से बहुत ही ज़्यादा क्राइसिस के वजह से इनका भी प्राइस शूट अप होते हुए दिख रहा है। और फ्यूल स्टिकनेस, तो हम जानते ही हैं कि किस तरीके से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रही है। पॉलिसी रिस्पॉन्स देखें तो सबसे पहले आरबीआई को वॉच डॉग की तरह काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आरबीआई वॉच, ओके, एंड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द आरबीआई टू मेक सर्टेन पॉलिसीज जो कि इसको एक कैन क्रिएट एमपीसी टू वे फूड लेड परसिस्टेंसी अगेंस्ट बेस एफर्ट। तो आरबीआई को स्टेप इन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सप्लाई चेन अगर हम देखें तो देर इज अ लॉट ऑफ कमोडिटीज जिसके सप्लाई चेन में डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। ओके, एंड हम देख सकते हैं कि सप्लाई चेन बॉटल नेक बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को एडवर्स बनाते चला जा रहा है। बफर स्टॉक्स बनाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बफर स्टॉक्स को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनसून प्रेप, वी न्यू दैट एल नीनो के वजह से बहुत ही ज़्यादा इश्यूज होने वाले हैं एंड हमें बहुत ही ज़्यादा पहले से ही अलर्ट आते रहती है कि आज कैसा मौसम होने वाला है, क्या होने वाला है। तो उस हिसाब से हमें मॉनसून प्रिपरेशन हमेशा रहना चाहिए। वी नो दैट एग्रीकल्चर इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन मॉनसून, बट हमें इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्यूल पॉलिसी अगर देखें तो हमें अपनी जो सोर्सेज हैं उसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है।
जो ग्लोबल का जो एक देर इज ओनली मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, डाइवर्स इन द बायलैटरल एंड डाइवर्स इन द ट्रेड होना चाहिए। डेटा ट्रस्ट की अगर बात करें तो दिस न्यू बेस हैज एक्चुअली ensured ट्रांसपेरेंसी एंड कंपेरेबिलिटी। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब पॉलिसी रिस्पॉन्स है बाय द गवर्नमेंट। ओके, नाउ देर इज वन यूपीएससी क्वेश्चन, you please read this. Okay, so it is related to the topic we studied right now. It is related to the first point is the consumer yani ki CPI is compiled by the Ministry of Commerce and Industry. I would like to repeat my thing that it is actually done by National Statistics Office, जो कि Ministry of Statistics and Program Implementation के अंदर आता है। तो ये जो पॉइंट है ये गलत है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो आरबीआई इज मैंडेटेड टू कीप हेडलाइन सीपीआई एट 4% विथ प्लस और माइनस 2% टॉलरेंस बैंड। तो यस, दिस इज करेक्ट। फूड एंड बेवरेजेस कैरी द हाईएस्ट वेटेज इन CPI combined basket. You can say this, okay? The WPI covers services whereas the CPI does not. I don't think it is true. So the answer is 2 and 3. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। मैंने बताया इसका मिनिस्ट्री का नाम, एंड वी नो दैट सर्विसेज इज एक्चुअली ऑल्सो इंक्लूडेड इन CPI। ओके, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पॉलिटी से लेकर के रिलेटेड है, एंड साथ साथ में क्योंकि ये बिल एक टेबल हुआ है, एंड प्लस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट फूड सिक्योरिटी एक्ट और उसको लेकर के कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है, इस चीज के अगर कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूं तो फिर आई कैन से दिस दैट इंडिया इज नॉट फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशियस डाइट बट फोकसिंग ऑन कार्ब्स मोर। तो ये चीज को भी हम थोड़ा देखेंगे, इस पूरे आर्टिकल में दिया हुआ है, एंड हम इसको थोड़ा देखेंगे कि क्या है। इंडिया फूड सिक्योरिटी has entered a new phase. The draft of National Food Security Act Amendment Bill, ओके, सीकिंग टू करेक्ट AAY इनिक्विटी, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक्सेस नीड टू लार्जेस्ट हाउस होल्ड, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड finances as gradual transition into more diverse nutritious diet, this is very very important। मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था एंड मैंने एक बुक में भी पढ़ा था कि इंडिया में अभी ओबिसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन इस वजह से हम ये भी देख सकते हैं कि ओबिसिटी का मेन रीज़न और ये डायबिटीज़ की भी मेन रीज़न इज़ द लैक ऑफ हैविंग न्यूट्रिशियस फूड एंड हैविंग अ बैलेंस डाइट। तो इस मामले में भी हम थोड़ा सा देखते हैं। सॉरी, एक्चुअली नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस होल थिंग। अब हम अगर बिल की बात करें तो एज आई टोल्ड यू, नेशनल फूड सिक्योरिटी अमेंडमेंट बिल 2026, इसका मेन एम है जो कि लिंक है अंत्योदया अंत्योदया अन्न योजना के रिलेटेड है। ये योजना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंटाइटल टू हाउस होल्ड साइज, इसके बारे में हम इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। करंट PHH है ना, प्राइमरी हाउस होल्ड होल्ड 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ, ये एक टारगेट है। इस टारगेट इज एक्चुअली नॉट एबल टू फुलफिल द न्यूट्रिशियस नीड ऑफ अ पर्सन। तो एक ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल सकता है हमें। करंट अगर हम लोग देखें AAY का तो फ्लैट 35 kg पर हाउस होल्ड विच इज नॉट सफिशियंट। अगर ज़्यादा मेंबर्स किसी हाउस होल्ड में हो गए, किसी घर में अगर ज़्यादा लोग हैं इन नंबर, देर इज अ जॉइंट फैमिली लिविंग टुगेदर, तो उनके लिए ये जो रिक्वायरमेंट है इज नॉट इनफ। ओके, irrespective of the size, please remember this point, it is irrespective of the size। प्रपोजल अगर देखा जाए तो 7 kg पर पर्सन को बढ़ा दिया गया है इस पूरे कैप को, एंड कैप्ड एट 35 kg पर हाउस होल्ड। तो कुछ चेंजेस हुई हैं, बट लेट्स सी कितना ज़्यादा इफेक्टिव है ये। ओके, कवरेज की अगर हम बात करें तो बेसिकली 181.35 करोड़ देखा जा सकता है हमें अंडर 2011 सेंसस में। अब आप देख सकते हैं कि अभी की जो पॉपुलेशन है इंडिया की, ये भी बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉब्लम एज एन एमर्ज हो सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे आगे आने वाले पॉइंट्स पे। व्हाई दिस रीसेट मैटर्स।
सबसे पहले देर इज अ वेरी विजुअलाइजिंग अफोर्डेबिलिटी गैप, हमें एक गैप देखने को मिल जाता है। ओके, 25% हाउस होल्ड कैन नॉट अफोर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट। इनके हिसाब से दे कैन नॉट अफोर्ड हेल्दी डाइट। ओके, तो दिस इज वन रीजन वाई इस चीज को रीसेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा देख सकते हैं हम, देर इज अ हिडन हंगर। ओके, ओनली 15% ऑफ चिल्ड्रन गेट एन एडिक्वेट डाइट। हम ये देख सकते हैं अभी रिसेंटली जो सर्वे हुआ था फैमिली एंड जो हुआ था सर्वे, तो उस सर्वे में भी हमें ये पता चला था कि जो जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग एज में जितने भी बच्चे हैं, उनको लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड के वजह से उनके अंदर कमजोरी कमजोरी स्टंटेडनेस, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि ये एक हिडन हंगर का एक पॉइंट है। डबल बर्डन, अगर देखा जाए तो 101 मिलियन डायबिटिक, इंडिया में डायबिटीज की बहुत ही सारी केसेस हैं। ओके, एंड 136 मिलियन प्री डायबिटिक इंडियंस, एंड इनका मेजर रीजन ही ये है ऑफ नॉट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ फूड एंड नॉट हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, जितना कार्ब्स है उतना ही प्रोटीन, उतना तो नहीं होना चाहिए बट प्रोटीन भी उतने ही अमाउंट में होना चाहिए जो कि बैलेंस डाइट को इंश्योर कर सके। कवरेज लैक अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि इस योजना के तहत, इस बिल के तहत देर इज 81.35 करोड़, लेकिन अभी की जो भारत की तादाद है, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एक्चुअली दिस मच। एंड ये जो पॉपुलेशन गैप आप देख रहे हैं, यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली कि किस तरीके से there is only 55.6% people that are being addressed in this whole scenario। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक प्रॉब्लम की तरह एमर्ज हो रहा है। कवरेज उतना ज़्यादा नहीं है, अफोर्डेबिलिटी गैप देखने को मिलती है, हर हिडन हंगर देखने को मिलता है, और हम देख सकते हैं कि सब्सिडीज के वजह से गवर्नमेंट पे जो पूरा बर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो भी हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द टाइम लाइन ऑफ फूड सिक्योरिटी। 2013 में अगर देखें तो फिर दिस एक्ट वाज एनएक्टेड। ओके, लीगल एक राइट टू फूड का एक लीगल स्टैट्यूटरी बैकअप मिल गया। ओके, 23-24 में अगर हम देखें तो एक सर्वे के दौरान ये पता चला कि 25% हाउस होल्ड स्टिल अनेबल टू अफोर्ड हेल्दी डाइट। ओके, 24 में अगर हम देखें तो ICMR NIN रूल के तहत सीरियल्स एंड मिलेट्स कैप्ड एट 45% ऑफ डेली एनर्जी इनटेक। एनर्जी इनटेक के लिए सीरियल्स एंड मिलेट्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो भी हमें देखने को मिलता है। एंड फाइनली अभी जो अमेंडमेंट हो रहा है इसका मेन लिंकेज है कि हाउस होल्ड साइज को लेकर के जितने लोगों की एक्चुअल नीड है उतना उन्हें मिल नहीं पा रहा है फूड, एंड कहीं ना कहीं AAY योजना में एक गैप देखने को मिलता है हमें। ओके, नाउ वी कैन सी दैट देर इज अ स्ट्रैटेजिक वेट ऑफ द रिफॉर्म। हम देख सकते हैं कि बजट एलोकेशन अगर देखा जाए फूड सब्सिडीज को लेकर के इज वेरी वेरी हाई। फूड फ्री फूड ग्रेन बेनिफिशियरीज आर ऑल्सो लार्ज इन नंबर, 80 करोड़। एंड अगर हम लोग पॉइंट ऑफ सेल फेयर प्राइस शॉप की अगर देखें तो दिस इज द नंबर। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि मेजर प्लेयर्स जो कि फूड सिक्योरिटी में इंश्योर करते हैं, इस सबसे पहले PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, जो कि जिसको हम लोग लोकल वे में राशन शॉप्स भी कहते हैं। तो दे प्रोवाइड अफोर्डेबल सेल्फ स्टेबल ग्रेन्स फॉर एवरी राशन कार्ड, दे इंश्योर दिस। दूसरा है पोषण योजना, जहाँ पे एग मिल्क और हॉट मील फॉर चिल्ड्रन एंड मदर, दिस इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद आशा वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी। तो हम देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, और बच्चों के सही ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर हम लोग इसकी बात करें तो एनसीडी स्क्रीनिंग, डाइटरी काउंसलिंग एंड रेफरल्स। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट ने ऐसा मतलब रिफॉर्म कैलकुलस, व्हाट इज द कैलकुलेशन बिहाइंड गवर्नमेंट्स दिस टेबलिंग ऑफ दिस बिल। एक तो है इक्विटी करेक्शन करना, यानी कि जो एएवाई में जो बेनिफिशियरीज हैं उनको पूरी तरीके से बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है। अगर उनके हाउस होल्ड में मेंबर्स का ज़्यादा नंबर है तो इस वजह से उनको प्रॉपर फूड सही अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो यही इनइक्विटी को हम लोग को फिक्स करना है। फिस्कल प्रूडेंस की अगर देखें तो जो सब्सिडीज को लेकर के जो बड़े बड़े बिल्स हैं, हमें और अदर सेगमेंट्स में रिफॉर्म्स लाने चाहिए ताकि गवर्नमेंट पे पूरा ज़्यादा इतना ज़्यादा बर्डन ना पड़े। न्यूट्रिशियस पिवट का देखें तो हमें कार्ब्स रिच फूड को उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलेट्स, प्रोटीन्स, सीरियल्स, ये सब जैसे हम लोग को एक बैलेंस डाइट प्रोवाइड करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ताकि न्यूट्रिशियस फूड हर किसी को प्रोवाइड हो सके। एनसीडी रिस्पॉन्स, इसमें जो डायबिटीज़ है, हम देख सकते हैं कि डायबिटीज की इतनी ज्यादा तादाद है, इसीलिए भी इस अमेंडमेंट को किया जा रहा है। डिलीवरी टेक, वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, ई पीओएस हो गया, एंड आधार फॉर टारगेटेड ट्रांसफर, इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है। डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि खाने और जो फूड हैबिट्स है, डाइट्स में हमें अपना पल्सेस, प्रोटीन्स, ये सब, सॉरी, हमें प्रोटीन्स जैसे पल्सेस हो गए, मिलेट्स, ऑयल्स, ये सब हमें ऐड करने चाहिए। ठीक है, एंड दिस इज नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर, इट शुड ऑल्सो बी शेयर्ड विद द स्टेट्स एज वेल। ओके, नाउ स्टेक होल्डर्स रिएक्शन एंड स्टेक, अगर हम देखें तो अगर हम लोग सबसे पहले एएवाई हाउस होल्ड की बात करें तो फियर लॉस ऑफ गारंटी 35 kg फूड एंटाइटलमेंट, एक ये बात है। स्टेट गवर्नमेंट एक अदर शेयर होल्डर की तरह एमर्ज है। ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने बेसिकली 35.6% ग्रेन अलोकेशन को अंजाम दिया है। न्यूट्रिशनिस्ट्स जो हैं उन्होंने यही चीज़ बोला है कि डाइवर्सिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने डाइट को। ओके, फार्मर ग्रुप्स, जो गवर्नमेंट एमएसपी जो प्रोवाइड करती है, इसमें गवर्नमेंट को पल्सेस, प्रोटीन रिच जो क्रॉप्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। हम देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे योजना आ रहे हैं इससे रिलेटेड, तो ये हम देख सकते हैं। पब्लिक हेल्थ की अगर बात करें तो जो डायबिटीज़ है, ठीक है, एंड रेशन कंडीशन, तो ये हम देख सकते हैं कि एक ये पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी एक है। ओके, एंड एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड्स, जो एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड्स हैं उनको इंक्लूड करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पॉपुलेशन जिस तहत बढ़ रहा है, हमें सबके लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं, सबसे पहले नो लॉस गारंटी, देयर शुड बी प्रिजर्व एग्जिस्टिंग 35 kg मंथली फ्लोर फॉर एवरी एएवाई फैमिली। देयर इज अ बेस गैप 35 kg का, एंड वो चीज़ कहीं पे भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ को लेकर के हमें देखना है। पीरियोडिक रिव्यू, जितने भी रिफॉर्म्स पॉलिसीज हो रहे हैं उनको हम लोग को पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए कितने हद तक ये इफेक्टिव हैं। सेपरेट फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो एक अलग बजट एलोकेट होना चाहिए ताकि हम ये चीज़ देख सकें कि गवर्नमेंट पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और उस चीज़ को आसान तरीके से हम कैलकुलेट कर सकें। कवरेज रीसेट, जितने भी लोग अभी इस पूरे एक्ट के अंडर आएंगे और इसके रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं उनके अंडर आएंगे, उन सभी को प्रॉपर बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड करना पड़ेगा विद दिस होल थिंग। न्यूट्रिशन ब्रिज, जो हम देख रहे हैं कि पीडीएस शॉप्स हो गए या फिर पोषण आंगनबाड़ीज हो गए, उसमें एंड नॉर्मली भी वी कैन सी दैट देयर इज अ न्यूट्रिशियस गैप जो कि हमें फुलफिल करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है।
and dignified delivery. Right to live in dignity and right to food are two major right to life. And इसी पे हम जान सकते हैं कि it is very very important for us to have a dignified delivery of these nutritious grains and food. Now there is one maths question. प्लीज गिव इट अ लुक. अगर आपको इससे रिलेटेड, अगर आप इसको लेके आपने कोई पॉइंटर्स बनाए हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, ताकि आपके कुछ पॉइंट्स हम ले सकें, हमारे कुछ पॉइंट्स आप ले सकें, है ना. एंड आपको अगर कोई भी दिक्कत है आप अपनी फीडबैक इसमें से दे सकते हैं. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ट्राई टू सॉल्व इट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस मॉड्यूल का, इज प्रिलिम फोकस पॉइंट्स जो हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. ओके इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एआई सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी की, जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है. परम प्रज्ञा नाम है इसका, एट आईआईटी दिल्ली सोनीपत कैंपस. ओके ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज recently it has been inaugurated. It is the highest performance computing facility designed for artificial intelligence, data science, advanced computing and interdisciplinary research. तो ये जो कंप्यूटर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका नेम है परम प्रज्ञा. इसको आईआईटी दिल्ली सोनीपत कैंपस में इनॉग्रेट किया गया. अगला पॉइंट अगर हम देखें तो इज रिलेटेड टू अहमदाबाद का मैन मेड लेक. इंडियाज न्यूएस्ट मैन मेड लेक इन अहमदाबाद विथ द हेल्प ऑफ डच एक्सपर्टीज. इसके कुछ कुछ फीचर्स जो हम देख सकते हैं, इसका नाम है ब्लू हार्ट. अगर फीचर्स की बात करें तो क्लोज्ड लूप डिजाइन एलिमिनेट्स वेस्ट वाटर इनग्रेस. जितना भी वेस्ट वाटर है वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं होता. ओके it can be reused. The depth profile prevents stratification. There is step ऐसे, this is the water and this is like step like structure. अलग अलग layers देखने को मिलते हैं which enhances phosphorus loading. There is a phosphorus, ये पूरा water type compartment type का नहीं है. Water can enter here. So we can see these things. Okay. Continuous water movement by an automated inlet system. कंटिन्यूस वाटर मूवमेंट की वजह से सबसे पहले तो एल्गे ब्लूम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा. साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बहुत ही इट वुड बी ऑलवेज फ्रेश एंड वेरी गुड फॉर इकोसिस्टम एंड विल नॉट हैव अ स्टैग्नेंट कंडीशन. इसमें देखा जाए तो ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है. हम ये सब देख सकते हैं इसका फायदा, द प्रोज ऑफ दिस ब्लू हार्ट. ओके मूविंग ऑन, वी गोइंग टू से अबाउट 9th अगस्त जो है, इट इज एक्चुअली इट कमेमोरेट्स इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल. ये बेसिकली सबसे पहले 1982 में हुआ था. ओके इन जिनेवा, जिसमें यूएन वर्किंग ग्रुप ने इंडिजिनियस पॉपुलेशन को लेकर के, चर्चा को लेकर के पहली मीटिंग की थी. इसका थीम अगर 2026 का देखा जाए तो ऑनरिंग इंडिजिनियस मिडवाइफ्स, सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेल बीइंग. ओके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो देयर इज 476 मिलियन of indigenous people across 90 countries. Okay और 28% of earth's surface, they are guardians of 28% of earth's surface or and 11% of forests. फोकस अगर देखा जाए तो रिकॉग्नाइज ऑफ इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम. हम जानते हैं कि बहुत बार ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनल वेज को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, बट देर आर फ्यू ऑफ द ट्रेडिशनल वेज विच एक्चुअली स्टिल आर रेलिवेंट फॉर टुडेज दिस थिंग. तो इसीलिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम, मिडवाइफरी लैंग्वेज डिकेड 2022 till 2032 एंड राइट्स प्रोटेक्शन. तो ये पूरा टॉपिक था इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन दैट वी नीड टू सॉल्व. इट इज रिलेटेड टू
the lake that we talked about. Closed lake generally has no surface outlet and may develop high salinity due to evaporation. It is actually true. Osbo lakes are formed when a meandering of a river gets cut off from the main channel. This is also true. ये वाला जो point है is actually related to the exothogenic जो भी बन जाते हैं landforms उससे related है. There is a river that goes and उसमें बहुत ही ज़्यादा meandering के वजह से the river gets cut off and forms a lake जिसको हम लोग Osbo lakes कहते हैं. Okay. So this is also correct actually. Thermal stratification can occur in deep lakes, resulting in distinct layers of waters with different temperatures. So yes, this is also correct. So I guess the answer is D, 1, 2 and 3. With this, we have come to an end of this module. I hope आपको ये मॉड्यूल पसंद आ रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं. अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है जिसकी वजह से हम आपके लिए एनहांस कर सकें इस वीडियो को, तो प्लीज़ हमें बताएं. आप लाइक करें, आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें अगर आपको कोई भी बात हमसे शेयर करनी है, एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारी और ऐसी मॉड्यूल्स चाहिए. इस पूरे मॉड्यूल में आई होप आपको पसंद आया हो. नेक्स्ट मॉड्यूल तक बाय बाय एंड टेक केयर. ओके, बाय बाय.